हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। आप लोग देख सकते हैं ये सब वीडियो जो मैं इमेजेस दिखा रहा हूँ, इन इमेज से आप समझ सकते हैं क्या मेरा टॉपिक होगा आज का। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कि अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है और आप वहीं पे मौजूद हैं तो उस केस में आप क्या प्रिकॉशंस लेंगे, कैसे उस इंसान को बचाएंगे, क्या क्या स्टेप्स आप वहाँ पे ले सकते हैं, क्या आपको सावधानियाँ रखनी होंगी इस प्रोसेस में। इन सब चीज़ों को मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। अगर कोई आपके सामने किसी को इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और वो वहाँ पे पीड़ित है, तड़प रहा है, तो आपको उसको बचाना तो होगा ही। कैसे बचाएंगे जिससे आप अपनी भी सुरक्षा कर सकें और उसकी भी सुरक्षा कर सकें, तो वो मैं आपको आज यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, वीडियो में जो हम पहला पॉइंट बताएंगे वो आपको सुरक्षा के बारे में बताएंगे कि सबसे पहले आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे करंट है, उस जगह पे करंट है। तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट वाइज में बताता चलूँगा कि सबसे पहले स्टेप आपको क्या लेना है। जो पहला स्टेप है वो आपको एरिया सर्वे करना है। ठीक है, एरिया सर्विलांस या सर्वे बोल सकते हैं हम। एरिया सर्विलांस या एरिया सर्वे का क्या मतलब है। दोस्तों, एरिया सर्वे का मतलब ये है कि जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं, जिस जगह पे उस पर्सन को जो भी पीड़ित है वहाँ पे उनको इलेक्ट्रिक शॉक अगर लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक शॉक लगने वाली जगह किस टाइप की है। किस टाइप से क्या मतलब है, टाइप से मतलब ये है दोस्तों कि वहाँ पे जो सूखी है वो जगह या फिर वो गीली है। ठीक है, क्योंकि अगर सूखी जगह होगी तो आप वहाँ पे इजीली जा सकते हैं, अगर वो गीली जगह होगी तो आपको भी खतरा है, आप डायरेक्टली वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट आप ये चेक करेंगे कि ये जो जगह है जहाँ पे उस बंदे को शॉक लगा हुआ है वहाँ पे गीली जगह है या सूखी जगह है। पानी वाली जगह होगी तो ऑब्वियसली आपको जाने में खतरा है वहाँ पे। तो अगर आप ऐसे ही चले जा रहे हो विदाउट एनी चेकिंग तो आपको खुद खतरा हो सकता है और आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। तो पहला पॉइंट आपको क्या चेक करना है, एरिया सर्विलांस करना है कि एरिया जो वहाँ पे है वो कैसा है। दूसरी चीज़ आपको वहाँ पे चेक करनी है इसी एरिया सर्विलांस के अंदर ही कि जहाँ पे उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है क्या उस जगह में कोई हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन तो नहीं जा रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्या चेक करना है, जिस जगह पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है क्या उस जगह पे कोई हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन तो नहीं जा रही है। ठीक है, ये उसी के अंदर दूसरा पॉइंट है, एच वी लाइन तो नहीं है। अगर एच वी लाइन होगी, मान लो कि वहाँ पे अगर आपको चलो मान लेते हैं 66 केवी का लाइन से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। ठीक है, 66 केवी की लाइन से लगना मतलब 66,000 वोल्टेज आपको लगा है, जो वहाँ पे विक्टिम है उसको लग गया है। ठीक है, अब उसको क्या प्रॉब्लम हुई है, 66,000 वोल्टेज लगा है। अब वो तो वैसे ही बेकार हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही गंदी स्थिति बना देता है ये। अब मान लो कि वोल्टेज आपको करंट लगा है उस बंदे को 220 वोल्ट से, तो वहाँ पे आपको इशू ज़्यादा नहीं आएगा, या फिर 400 मतलब 3 फेज सप्लाई से उसको करंट लग गया है। ठीक है, तो इस तरह के केसेस में अगर करंट लग रहा है तो वो ज़्यादा आपके लिए इशू वाला नहीं है। लेकिन अगर 11,000 की लाइन से आपको करंट लग रहा है तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। 33 केवी की लाइन से मान लो, वैसे ये चांसेस कम रहते हैं 33 केवी की, क्योंकि ये लाइन बड़ी होती है तो वहाँ पे इंसान कम ही जाते हैं, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी इज़ ऑलवेज देयर। तो आपको दोस्तों ये भी देखना है कि कितने वोल्टेज की लाइन से उसको करंट लगा है। अब आप ये भी बोल सकते हो कि जब हम इतना चेक करेंगे, सारी कहानी चेक करेंगे, तब तक तो बंदा चला जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसके साथ आपको ये सब चीज़ें चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अपनी भी सुरक्षा करनी है ना। साथ में आपको सिर्फ उस बंदे को नहीं बचाना है, आपको अपने आप को भी बचाना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में और 10-15 लोग चले जाएं इसी गलती की वजह से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको पैरामीटर्स चेक करने ही पड़ेंगे। तो दूसरा पॉइंट आपको चेक करना है कि वहाँ पर वोल्टेज कितना लेवल का है। तीसरी चीज़ आपको चेक करनी है कि क्या आपके आसपास में कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे कि लकड़ी हो सकती है। ठीक है, लकड़ी हो सकती है, या फिर कोई प्लास्टिक का स्टिक हो सकती है, या फिर कोई प्लास्टिक की क्या लकड़ी की या जो भी स्टिक, कोई भी स्टिक मिल जाए आपको। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल आपको वहाँ पे देखना है कि क्या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको ये चेक करना है। इंसुलेटिंग मटेरियल मिल जाएगा तो आप उससे इजीली उसको आइसोलेट कर पाएंगे। ठीक है, आइसोलेट करके आप उसको बचा सकते हैं इजीली।
लेकिन अगर आपके पास कोई स्टिक या फिर कोई प्लास्टिक की छड़ी या फिर कोई भी इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं तो वहाँ पे आप डायरेक्टली उसको टच नहीं कर सकते ना दोस्तों, क्योंकि डायरेक्टली टच करोगे तो करंट आपकी बॉडी में भी आ जाएगा तुरंत। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल आपके पास होना चाहिए जिससे आप उसको बचाओगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चौथे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट आपको ये है, आपने सर्वे पूरा कर लिया वहाँ पे, ठीक है, आपने क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो सब चीज़ें आपने वहाँ पे देख ली हैं दोस्तों। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए वो है, पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया एरिया सर्विलांस। दूसरा पॉइंट हमारा होना चाहिए यहाँ पे, ये देखिए दूसरा पॉइंट है कि हमें सोर्स को बंद करने की कोशिश करनी है। मतलब जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सोर्स है वो, उस सोर्स को हमें ऑफ करना है। हमें कोशिश करनी है कि इलेक्ट्रिक शॉक जिस सोर्स की वजह से लग रहा है उसको बंद करें। जैसे कि हो सकता है ये पॉसिबिलिटी घर में भी है ना, मान लीजिए आपको घर में इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है किसी को, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट में आप क्या करोगे, जो भी सोर्स अवेलेबल है उस सोर्स को बंद करोगे। जैसे कोई एमसीबी ऑन है तो एमसीबी डाउन कर दोगे, कोई अगर प्लग ऑन है तो प्लग को बंद कर दोगे, जैसे कि फ़ैन वगैरह से शॉक लग रहा है तो फ़ैन का प्लग निकाल दोगे या बंद कर दोगे। किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेकंड पॉइंट आपको चेक करना है कि कोई भी जो सोर्स अवेलेबल है उस सोर्स को वहाँ से बंद किया जाए। क्योंकि अगर आप सोर्स को बंद ना करके डायरेक्टली उस बंदे को बचाओगे तो हो सकता है वो सोर्स कंटिन्यूसली एफर्ट करता रहे। लेकिन अगर आप उसको सोर्स को बंद ही कर दोगे तो उस केस में क्या होगा, आपको अपनी तरफ से भी सावधानी मिल गई कि अभी मैं भी सेफ़ हूँ और उस बंदे को आप आराम से बचा पाओगे। तो दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे पॉइंट में आपको करना क्या है, दूसरे पॉइंट में आपको उस बंदे को जिस सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगा है उस सोर्स को आप ऑफ करना है। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट आता है हमारा, इसमें हमें क्या करना है, आइसोलेट दिस पर्सन फ्रॉम सोर्स। ठीक है, आइसोलेट करना है पर्सन को फ्रॉम सोर्स। ठीक है, जो भी हमारा सोर्स है उस सोर्स से हमें उस बंदे को दूर हटाना है, अलग करना है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, आइसोलेट करना है सोर्स से। मतलब जो भी सोर्स से आपने पहले सोर्स को बंद कर दिया है, अब बंद करने के बाद आप उसको पर्सन को ईजिली आइसोलेट कर सकते हो उस सोर्स से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पर्सन को सोर्स से अलग करना है, आइसोलेट कर देना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब जब आप उसको आइसोलेट कर दोगे तो चौथा जो पॉइंट आता है वो आपके पास ये आता है कि आप रेगुलेटरी अथॉरिटी जो भी है उसको फ़ोन करो, या फिर बोल सकते हैं उसको इमरजेंसी सर्विस को फ़ोन करना चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी सर्विस को फ़ोन करना चाहिए। ठीक है ना, इमरजेंसी सर्विस को फ़ोन करेंगे तो इमरजेंसी सर्विस को फ़ोन करने के लिए आप इमीडिएटली किसी और को भी बोल सकते हैं या अपने आप भी कर सकते हैं एज पर द अवेलेबिलिटी। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई और भी अवेलेबल है सेम टाइम पे आपके साथ में, तो उस टाइम पे आप किसी और को भी बोल सकते हैं कि भाई आप फ़ोन कर दीजिए तब तक इमरजेंसी सेवा के लिए। जैसे एम्बुलेंस की ज़रूरत है एम्बुलेंस को बुलाएंगे, पुलिस की ज़रूरत है पुलिस को बुलाएंगे, फायर ब्रिगेड की ज़रूरत है फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। तो इमरजेंसी सर्विसेज जो भी हैं, जैसी सिचुएशन वैसा आप काम करेंगे और आप उसके लिए इमरजेंसी सर्विस के लिए फ़ोन करके बुला सकते हैं। इमरजेंसी सर्विस के लिए जब आप फ़ोन कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप उस बंदे को बचाइए और इमरजेंसी सर्विस के लिए कॉल करने के लिए किसी और को बोल दीजिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको उस बंदे के साथ कम्युनिकेट करना है जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, जो विक्टिम है उस टाइम पे वहाँ पे परेशान है जो भी। ठीक है, हो सकता है विक्टिम वर्ड मैं सही ना यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए माफ़ करना। तो लेकिन बोल सकते हैं ना, क्योंकि अगर करंट लगा है तो वही है, पीड़ित बोल सकते हैं। ठीक है, तो या फिर बीमार बोल सकते हैं, जो भी बोल लो। तो उस तरीके से जिस पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है उस पर्सन से आपको बात करनी है। बात करनी है मतलब बात करने के लिए क्या बेनिफिट होगा, बात करने से बेनिफिट ये होगा, एक तो उसका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दूसरी बात आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ बंदा अगर बोल रहा है इजीली अच्छे से बोल पा रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं होगी ज़्यादा टेंशन लेने की। ठीक है, और दूसरी बात ये होगी कि उस बंदे का जो हार्ट बीट है और दूसरा जो बॉडी का मोबिलाइजेशन है वो सारा मेंटेन रहेगा, मतलब बॉडी स्टेबल हो जाएगी थोड़ी। जब वो तेज़ उससे तेज़ चिल्ला के बात करो, ठीक है, पूरी जितनी हाई आवाज़ में बात कर सकते हो हाई वॉल्यूम में उतना तेज़ उससे बात करने की कोशिश करो, जिससे कि वो अगर बेहोशी की हालत में भी चला जाता है, क्योंकि ब्लड को ये नष्ट कर देती है। जब इलेक्ट्रिक शॉक हमारी बॉडी में लगता है तो ये ब्लड को जला देती है। ठीक है, तो ब्लड को जलाती है तो उससे हमारी बॉडी का सर्कुलेशन बहुत डाउन हो जाता है और हमारी बॉडी ठंडी होने लगती है जल्दी से। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी अगर ठंडी होने लगेगी तो ठंडी होने की वजह से हमें
प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होने लगेगी और हमारा जो बॉडी है वो सुन्न होने लग जाता है, तो बेहोशी की हालत शुरू हो जाती है। तो अगर आप बेहोश भी होंगे उस टाइम पे, वो जिनको शॉक लगा है, तो भी आप उनको होश में लाने की कोशिश कर सकते हो। उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं एक एनालिसिस यहाँ पे आपको बता रहा हूँ जो कि मैंने पढ़ी है। इस तरीके की एनालिसिस हम यूज़ कर सकते हैं। इसको एनालिसिस को बोलते हैं ABC एनालिसिस, ठीक है। अगर हमें फोर्थ पॉइंट जो था हमारा इमरजेंसी सर्विस, उसको बुलाने के बाद जो बीच में आपके पास टाइम है, उसमें आप ABC एनालिसिस कर सकते हो। ABC एनालिसिस में क्या है, ए का मतलब होता है एयर फ्लो, ठीक है। एयर का जो हमारा फ्लो है उसको आप वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर कोई ये है तो आप यहाँ पे क्या है कि अगर मुंह के आसपास में कोई भी अगर कुछ चीज़ रखी हुई है तो उसको हटा सकते हैं। यहाँ पे रूम के अंदर आप एयर सर्कुलेशन उसका बेटर कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी अगर जैसे कि कहीं पे कोई बंदा उल्टा सीधा लेटा हुआ है तो उसको उल्टे की जगह सीधा कर सकते हैं, जिससे कि वो ब्रेथ आराम से कर सके, ठीक है, आराम से वो सांस ले सके और उसके आसपास में एयर ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फोकस करना। जैसे ये इंसान लेटा हुआ है, अभी यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये इंसान आगे मुंह के सामने दोनों हाथ रखे हुए हैं, तो इसको पहले सोर्स से हमें हटाना है। सोर्स अलग करने के बाद इस बंदे को सीधा लेटाना है, ठीक है, सीधा लेटा के, और उसके बाद इसके आसपास में एयर फ्लो हमें अच्छा क्रिएट करना है, ठीक है। ये भी जैसे उल्टा लेटा हुआ है तो उल्टे लेटने में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो इसको भी हमें सीधा करना है जिससे कि ये एयर फ्लो इसका सही हो जाए। तो एयर फ्लो के अंदर आप समझ गए हैं। दूसरा हमारा जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं बी मतलब कि ब्रेथ, ठीक है। ब्रेथ मतलब हमें सांस लेना है, तो उस बंदे को हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि वो बंदा सही से सांस ले पा रहा है कि नहीं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप उसके मतलब देख सकते हैं बॉडी का मूवमेंट, जैसे कि उसका पेट के पास से अगर आप देखेंगे तो ऊपर नीचे वो थोड़ा बहुत हिलता डुलता रहेगा अगर वो सांस ले रहा हो, ठीक है। तो वो अगर वो सांस ले रहा होगा तो वो हिलता डुलता रहेगा, तो आप उससे भी पता कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप उसके कान लगा के भी उसके सुन सकते हैं नाक के पास, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि वो सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपको चेक करना है वो ब्रीथ कर पा रहा है कि नहीं। तीसरा पॉइंट है हमारा सी, जिसको बोल रहे हैं सी, मतलब होता है तुम्हारा सर्कुलेशन, ठीक है। सर्कुलेशन का क्या मतलब है कि उसके अंदर, बॉडी के अंदर जो हमारा एयर है वो मतलब जा रही है और आ रही है कि नहीं, मतलब सर्कुलेट एयर कर पा रही है कि नहीं, ठीक है। इसके लिए भी हमें पूरा अच्छे से चेक करना होगा। और अगर ये सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको CPR देना पड़ता है, ठीक है ना। CPR एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो कि हम किसी भी इंसान को, जिससे हम बचा सकते हैं। CPR जो कि फर्स्ट एड का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। किसी भी इंसिडेंट के अंदर, किसी भी एक्सीडेंट के अंदर CPR हमें देना पड़ जाता है अगर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। तो CPR में मैं आपको CPR का फर्स्ट स्टेप दिखा देता हूँ। ये एक तरह से CPR का होता है, ठीक है। CPR का तरीका, उसके मतलब आपको क्या है, चेस्ट पे उसको प्रेस करना है जिससे कि उसको सांस लेने में थोड़ा मतलब आसानी हो। और दूसरी बात, उसको माउथ टू माउथ भी आपको सांस देना पड़ सकता है, ठीक है। तो माउथ टू माउथ अगर आप दे रहे हैं तो उसमें भी अगर रिक्वायरमेंट है तो ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नहीं तो अगर नॉर्मली काम चल जा रहा है तो उसको ऐसे भी चला सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि CPR आपको कंटिन्यूसली देते रहना है अगर उसको ज़रूरत है, जब तक कि आपके इमरजेंसी सेवा जो है वो उपलब्ध ना हो जाए तब तक आपको वो कंटिन्यूसली देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा आपको और कोई भी डाउट आता है अगर इसमें, तो आप मुझे बिल्कुल पूछिएगा। एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको देखो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डरोगे तो ऑटोमेटिकली आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी। तो आपको डरना नहीं है, वाइजली काम लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी से आपको भी बचना है और दूसरे सामने वाले को भी बचाना है। तो आपको बहुत ही ईजिली वाइजली काम लेना होगा, तभी आप उसको सेव कर पाएंगे और अपने आप को भी सेव कर पाएंगे। अब दोस्तों इसमें एक और पॉइंट आता है, जैसे आप लोगों ने बहुत बार वीडियो देखी होगी कि जो थंडरिंग होती है, मतलब आकाशीय बिजली जो होती है आपकी, आकाशीय बिजली गिरने की वजह से भी बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग क्या होता है कि वो लोग मूर्छित हो जाएंगे, मतलब कि वो बेहोश हो जाएंगे। कुछ लोग डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर आप आकाशीय बिजली से लोगों को बचाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आता हो कि आकाशीय बिजली गिरी गई है तो उसमें तो कोई आपको वायर दिखेगा नहीं। तो उस केस में क्या फील होगा आपको कि आकाशीय बिजली गिरी है तो इसका मतलब ये बंदे को हम कैसे बचाएं, क्योंकि उसके अंदर तो करंट अभी भी फ्लो कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि आकाशीय बिजली बहुत क्षणिक होती है। क्षणिक मतलब इंस्टेंट होती है, वो फ्लो करती है करंट और तुरंत ही हमारी करंट गायब भी हो जाती है। मतलब वो माइक्रो सेकंड के लिए बस हमारी फ्लो करती है, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक शॉक जब भी लगता है, मतलब उससे थंडरिंग से, जब भी कोई थंडरिंग होती है तो एकदम से आती है और तुरंत ख़त्म,
ठीक है, मतलब बहुत ही इंस्टेंट वो करंट होता है हमारा। तो इसलिए आप अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है थंडरिंग की हेल्प से तो आप उसको भी बचा सकते हैं इजीली, उसमें कोई भी करंट आपको बाद में नहीं मिलेगा। ठीक है, बशर्ते ये है कि उसको कोई भी अगर मीडियम आयरन से वो टच ना हो, इन सब चीज़ों से जो मतलब शर्तें बताई हैं शुरू में, वो सारी शर्तों को पालन करते हुए ही आपको ये सब काम करना है। ठीक है, बाकी और कोई डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपको ऐसी वीडियोज़ यहाँ पे मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।